Hello students, myself Dr. Usha Rani, and today we will discuss on a new topic, poetic forms. Poetic form आखिर होते क्या हैं? पोइट्री में यूज़ होते हैं, एज द नेम इंडिकेट पोएटिक फॉर्म। दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक पोएटिक फॉर्म और एक पोएटिक डिवाइसेस। तो पहले पोएटिक फॉर्म की बात करते हैं हम। पोएटिक फॉर्म इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, द लेंथ ऑफ द लाइन्स, रिदम एज वेल एज सिस्टम ऑफ राइम्स एंड रिपीटिशन। मतलब जब हम पोएम को लिख रहे हैं तो जो उसकी स्ट्रक्चर होगी वो किस तरह से लिखी जाएगी, मतलब कि जो हमारी लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स की पोएम होगी, हर एक लाइन के अंदर कितने शब्द होंगे, कितना रिदमिक फ्लो होगा, कौन कौन से वर्ड्स रिपीटेड होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही है हमारी पोएटिक फॉर्म, कि पोएम को लिखना किस तरीके से है, मतलब पोएम लिखने का स्टाइल क्या होगा। द पोइट्स आइडियाज़ एंड इमोशंस आर रीइंफोर्स्ड थ्रू दिस स्ट्रक्चरल एम्बॉडीमेंट। मतलब पोएटिक फॉर्म की हेल्प से जो हमारा पोएट है उसके दिमाग में क्या आइडियाज़ चल रहे हैं, क्या इसके इमोशंस हैं, उनको पुनर्बलन देने का जो काम है, उनको रीइंफोर्स करने का जो काम है, वो हमारी पोएटिक फॉर्म कर रही है। मीन्स कि पोएम को किस तरीके से उसकी क्या शैली होगी, ये चीज़ क्या है, हमारी पोएटिक फॉर्म है। पोएटिक डिवाइसेस हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन फ्लैश कर रहा होगा, आप उस पर जाकर इजीली वो वीडियो देख सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस मीन्स फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है बच्चे, जो पोएटिक फॉर्म है इसे हम फॉर्म ऑफ पोइट्री भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें एक ही बात है। तो पोएटिक फॉर्म जो है हमारी डिफरेंट तरह की होती हैं। हमने इसमें 6 पोएटिक फॉर्म्स को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी हमारी पोएटिक फॉर्म्स होती हैं। जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें है सोनेट, एलेजी, ऑड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिरिक, एपिक। तो इन 6 पोएटिक फॉर्म्स को हम आज अपनी इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज सोनेट। सोनेट जो है वो सबसे समझने के लिए सबसे इजी तरीका है बेटा, कि 14 लाइन की एक लयबद्ध तरीके से जो पोएम होगी वो क्या कहलाएगी, सोनेट कहलाएगी। अ सोनेट इज अ लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन। ठीक है, तो 14 लाइन की एक पोएम जो थोड़ी लयबद्ध तरीके से है। लिरिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक लयबद्धता है। जो इसका थीम होगा, स्टार्टिंग में जो है कि ये जो सोनेट लिखी जाती थी वो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर लिखी जाती थी। फिर ये रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति के ऊपर, पॉलिटिकल और सैटायरिकल, हर तरीके से सोनेट लिखा जाने लगा। मीन्स एक 14 लाइन की पोएम जो है वो इस तरीके से लिखी जाने लगी। थीम का मतलब होता है कि उसका बेस क्या है। स्टार्टिंग में जब पोइट सोनेट लिखते थे तो वो ब्यूटी के ऊपर लिखते थे। फिर उसके बाद वो रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं, पैट्रियोटिक इश्यूज़, पॉलिटिकल और सैटायरिकल, इन पर लिखने लगे। आजकल जो है, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आजकल जो है ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि सोनेट होते कितने टाइप के हैं। 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पेट्रार्चन सोनेट और सेकंड है हमारा इंग्लिश सोनेट। So first is Petrarchan sonnet, and the second name of Petrarchan sonnet is Italian sonnet। मतलब जो पेट्रार्चन सोनेट है इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। आप जो भी इसको नाम, अगर आप इटालियन सोनेट भी लिखते हैं तो भी ये आपका बिल्कुल सही है। पेट्रार्चन सोनेट में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। मीन्स जो हमारी पोएम है उसकी फर्स्ट 8 लाइन्स जो होंगी, फर्स्ट 8 वो होंगी ऑक्टेव, और जो उसके बाद जो लास्ट 6 लाइन्स हैं वो होंगी हमारी सेस्टेट। ठीक है, तो 8
प्लस 6 ये हमारी 14 लाइन्स हो गई। तो जिसकी राइमिंग स्कीम है ABBA, ABBA, CDE एंड CDE। तो जो ABBA है ये तो बन गया हमारा ऑक्टेव, और जो CDE है ये बन गया हमारा सेस्टेट। मतलब जो पेट्रार्चन सोनेट है इसके अंदर ये एक जो राइम स्कीम है वो दे रखी है। ऑक्टेव के अंदर जो पॉइंट है वो एक क्वेश्चन पूछता है या एक प्रॉब्लम को रखता है, मतलब कोई डिफ़िकल्टी रखता है, और जो सेस्टेट होगा उसके अंदर उस प्रॉब्लम का या उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका या आंसर है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सोनेट है ये कंप्लीट हो जाता है। तो ऑक्टेव 8 लाइन, सेस्टेट 6 लाइन। ओके, तो इस तरह से ये हमारा इटालियन सोनेट है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश सोनेट, और यू कैन से शेक्सपियरन सोनेट। तो इस तरह का जो सोनेट है ये हमारा अगेन 14 लाइन्स का है। तो इसमें क्या होगा, 3 क्वार्टरन्स एंड 1 राइम्ड कपलेट। 3 क्वार्टरन्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABAB, CD EF, तो ये कि 4 लाइन के 3 क्वाड्रियंस होंगे। क्वाड्रियन का मतलब होता है 4 लाइन के 3 क्वाड्रियंस, मतलब कि पहली 4 ABAB, दूसरी 4 CD और EF, और लास्ट वाला जो होगा वो होगा हमारा GG। इसका मतलब ये है हमारा कपलेट। मीन्स एक जो पोएम है जो 14 लाइन्स की है हमारी, उसके अंदर पहली 4, फिर दूसरी 4, फिर तीसरी 4, इनको तो बोलेंगे हम क्वार्टरन, और जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं उनको बोलेंगे हम कपलेट। इंग्लिश सोनेट जो है ये डेवलप किया गया था अर्ल ऑफ सरे, लेकिन इसको जो परफेक्ट बनाया है वो शेक्सपियर ने बनाया है। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको सोनेट क्लियर हुआ होगा। सोनेट एक लयबद्ध तरीके से गाई गई एक 14 लाइन की छोटी सी पोएम होती है, और इस पोएम के अंदर सभी 14 लाइन्स जो हैं वो एक ही लेंथ की होंगी। मतलब उन पोएम्स की लेंथ जो है, पोएम की लाइन्स की लेंथ बराबर होगी, और उनका जो लास्ट का शब्द होगा वो राइम करेगा अपनी प्रीवियस लाइन से और अगली लाइन से। ठीक है, कि जो एंड होगा वो एक रेगुलर पैटर्न में होंगी। जिस तरह से हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि ABAB का मतलब है कि जो लास्ट वर्ड होगा, अगर हमारा जो लास्ट वर्ड है, हम इस तरह से बात कर हमने एक वर्ड लिया जैसे डे और एक वर्ड है मे, तो इन दोनों की राइमिंग्स हो गई, तो इसीलिए ये दोनों ए हो गए। एक है हमारा डेट, एक है हमारा रेट। तो जैसे हमने ये कहा ना ABAB, अगर हम पहले बोलते हैं डे और सेकेंड लाइन जो है वो ख़त्म हो रही है रेट पर, फिर हम बात करते हैं मे और फोर्थ लाइन है हमारी डेट, तो इस तरह से बन गया ABAB की जो हमारी फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन है उनकी एंडिंग एक जैसी है, सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन की एंडिंग एक जैसी है। तो ये है बच्चे हमारा सोनेट का तरीका। नेक्स्ट इज एलिजी। एलिजी का मतलब ही है हमारा एक शोक गीत। शोक का मतलब कि सॉरो। इट इज अ लिरिक सॉन्ग और पोएम expressing sorrow or mourning or lamenting the death of a friend or public figure। ये एक इस तरह की पोएम है कि जो किसी दुख में, शोक में, किसी हमारे मित्र या कोई पब्लिक फिगर है उसकी डेथ पर गाया जाने वाला एक गीत। ठीक है बच्चे, किसी की डेथ पर गाया जाने वाला एक गीत। A reflective poem that is usually melancholy, मतलब एक ऐसी रिफ्लेक्टिव पोएम है जो कि melancholy है, उदासी। मतलब एक ऐसी पोएम है जो उदासी को इंडिकेट करती है। अ सैड पोएम इन अ सीरियस टोन, तो एक बहुत ही उदास भरी पोएम है जो कि एक सीरियस टोन के अंदर गाई जाती है।
अगर हम एलिजी की टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके से होती हैं, एक पेस्टोरल एलिजी और एक होती है पर्सनल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी में जो पोएट है वो किसी पर्सन की डेथ से पोएम को स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे कि जो पर्सन रहा है उसकी मिजरेबल लाइफ कैसी रही, क्या क्या उसकी लाइफ में सफरिंग रही, इस तरह से धीरे धीरे जो पोएम है ये ग्रो करती है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं कि एक पोएम है एस्ट्रोफल जो लिखी थी स्पेंसर ने, लेसिडास जो मिल्टन ने लिखी थी, एडोनिस जो कि पीबी शेली ने लिखी है। सेकंड जो है हमारी दैट इज पर्सनल एलिजी। पर्सनल एलिजी की बात करें तो थॉमस ग्रे सबसे फेमस पोइट रहे हैं इसमें, और एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, दिस वन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पर्सनल एलिजी। ये हमारे बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये पोएम भी है। और टेनिसन इन मेमोरियम इन्होंने लिखा था टेनिसन ने। तो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो याद रखने के लिए आपके लिए इजी भी रहेगा बेटा कि हमारे सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसमें ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड दैट इज रिटन बाय थॉमस ग्रे। नेक्स्ट हम चलते हैं ओड पर कि आखिर ओड क्या है। तो इट वॉज यूज्ड बाय ग्रीक्स एज अ सॉन्ग संग विद लायर। ग्रीक के जो लोग थे वो जो गाना है, मतलब ओड किसे कहा जा रहा है, एक वीणा बजाकर, मतलब लायर का मतलब क्या होता है, वीणा, वीणा के माध्यम से जो वो गाना गाते थे उसी को ओड कहा जाता है। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स ग्रेट डिजायर और हिज प्रेयर टू द रिस्पेक्टेड पर्सन। ये क्या एक्सप्रेस करता है कि जो पोएट है उसकी डिज़ायर को या उसके द्वारा जो वो बात कही जा रही है किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए। इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू समवन और समथिंग। ये जो पोएम होती है ये किसी पर्सन को एड्रेस की जाती है या किसी चीज़ को एड्रेस की जा सकती है। मीन्स दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी पर्सन को या किसी मतलब समवन और समथिंग। इस तरह की जो पोएम्स होती हैं वो किसी पब्लिक फंक्शंस जैसे कि फ्यूनरल मतलब किसी के अंतिम संस्कार में, किसी के बर्थडे पे या किसी प्राइवेट ओकेजन पर। अगर इन शॉर्ट हम देखें तो ओड एक ऐसी पोएम है जिसे वीणा के माध्यम से मतलब उस सॉन्ग को गाकर जो पोएट है अपनी डिज़ायर या अपनी प्रेयर किसी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी पब्लिक फंक्शन पर गाता है। ओड जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हैं, पिंडेरिक ऑड, हॉरेशियन ऑड और इर्रेगुलर ऑड। फर्स्ट हम चलते हैं पिंडेरिक ऑड पर। पिंडेरिक ऑड का मतलब है कि जब जो फॉर्म और स्टाइल है पिंडर का, जो कि एक ग्रीक पोइट था, अगर उसके स्टाइल को, अगर उसकी शैली को फॉलो किया जाता है तो उसे पिंडेरिक ऑड कहा जाता है। मतलब जैसा कि जो ग्रीक का जो ये पोइट था इसने जैसा शैली अपनाई, जो फॉर्म अपनाया, अगर उसी की एज इट इज़ उसी के तरीके को अपनाया जाता है तो उसे कहते हैं पिंडेरिक ऑड। इसके जो फॉलोवर्स थे पिंडेरिक ऑड को किन किन पोइट्स ने फॉलो किया है उनमें नाम है स्पेंसर, मिल्टन, थॉमस ग्रे। तो ये जो पोइट्स थे इन्होंने जो पिंडर ग्रीक का पोइट था उसकी स्टाइल को, उसके फॉर्म को एज इट इज़ एडप्ट किया है। पिंडेरिक वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड द ईपोड। लेकिन आप लोगों के लिए बेटा जिस बच्चे को डिटेल में पढ़ना है वही इन चीज़ों पे जाए, अदरवाइज कि जो पिंडर है ग्रीक पोइट और उसके फॉलोवर ये पर्सन है। नेक्स्ट है हॉरेशियन। हॉरेशियन ऑड जो है मतलब हॉरेस जो कि एक रोमन पोइट थे, उनकी जो शैली है, उनका फॉर्म है, जो स्टाइल है, उसको जो फॉलो किया जाता है। मीन्स कौन कौन फॉलोवर हैं इसके, एंड्रयू मार्वेल, कीट्स, अलेक्जेंडर पॉप। तो ये जो पोइट्स हैं इन्होंने हॉरेशियन स्टाइल को फॉलो किया है। हॉरेशियन स्टाइल पिंडेरिक स्टाइल के कंपैरिजन में काफ़ी
सिंपल स्ट्रक्चर है इनकी, मीन्स पिंडेरिक ऑड की जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है और होरेशियन की काफ़ी सिंपल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर ओड जो है इसका मतलब ही है कि अ राइम्ड ऑड करेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर वर्ड स्ट्रक्चर एंड स्टेंजा पैटर्न, मतलब कि जिसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, जो लाइन्स हैं वो इर्रेगुलर हैं, तो इस तरह के ओड को हम बोलते हैं इर्रेगुलर ओड। तो ये थे बच्चे हमारे 3 काइंड्स ऑफ ओड। नेक्स्ट है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, this one is the combination of 2 words. The first one is dramatic and second one is monologue. तो पहले मोनोलॉग जो है इस शब्द को हम देखते हैं। इसके अंदर मोनो मीन्स वन, भाई मोनो का मतलब है एक और लॉग का मीन्स है स्पीच, इट मीन्स एक सिंगल स्पीकर है। अब जो ड्रामेटिक वर्ड है ये किससे आया है? ड्रामा से आया है, ठीक है। बट दिस स्पीकर इज नॉट द पोइट। हमने कहा कि एक सिंगल स्पीकर होगा, भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही हमारा सिंगल स्पीकर होगा, लेकिन जो ये सिंगल स्पीकर होगा ये पोइट नहीं है, पोइट के अलावा कोई पर्सन है, मतलब पोइट खुद नहीं बोल रहा है, कोई और इंसान बोल रहा है जो हमारा स्पीकर होगा। इट हैज़ द फोर्स और फीलिंग ऑफ ड्रामा। ड्रामेटिक मोनोलॉग ही इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ड्रामाटाइजेशन होता है इसके अंदर, कि एक इंसान जो है वो पूरी की पूरी स्पीच देगा, वो पूरे के पूरे टाइम बोलता रहेगा, सेकंड पर्सन सिर्फ उसको सुन रहा है, लेकिन वो सेकंड पर्सन जो है वो बोलकर अपनी कोई भी बात नहीं कहेगा, इसीलिए इसको मोनोलॉग कह रहे हैं। और पूरा ड्रामाटाइजेशन होगा, इसीलिए ड्रामेटिक, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर। स्पीकर जो है वो एड्रेस करता रहेगा, वो बार बार उस इंसान के साथ, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई सेकंड इंसान है, उसकी प्रेजेंस की फीलिंग होगी क्योंकि वो एक साइलेंट लिसनर से वो बात कर रहा है, लेकिन जो हमारा लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो एक भी शब्द इसमें नहीं बोलेगा, इसीलिए इसको मोनोलॉग कहा जा रहा है। द सिंगल पर्सन स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम on one aspect of his life and reveals his motives. पूरी की पूरी पोएम में एक ही इंसान बोलता रहेगा और वो अपनी जिंदगी के एक ही पहलू पर बात करेगा, और उस इंसान का मोटिव क्या है, क्या चीज़ वो बताना चाहता है, वो सारा का सारा अपने आप रिवील होता जाएगा। ये जो पोएम होगी, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ये सेल्फ जस्टिफिकेशन होता है, अपने आप को जस्टिफाई करता रहेगा। जो हमारा सिंगल स्पीकर है, एक ही जो बोलने वाला है, वो अपने आप को पूरी पोएम में जस्टिफाई करता रहेगा, सेल्फ एक्सप्लेनेशन देता रहेगा, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन वो बोल नहीं रहा है कुछ, तो बीच बीच में जो हमारा स्पीकर है उसकी बातों से इंडिकेट होता रहेगा कि हाँ कोई दूसरा पर्सन भी यहाँ पर है। तो इस फील्ड में, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के फील्ड में, जो सबसे बेस्ट हमारे पोइट रहे हैं दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग, और रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट टचेज इसका एक फाइन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बच्चे लिरिक। एक्सप्रेशन बाय द पोइट ऑफ हिज ऑन फीलिंग। पोइट के अपनी ही जो उसकी फीलिंग्स है उनको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, ये एक छोटी सी पोएम होती है, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब अचानक जो है पोइट उसके दिल में कुछ ख्याल आए और उन्होंने एक पोएम लिख दी, तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस पोएम है। इट इज़ क्राई ऑफ द हर्ट, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो दिल में जो उसके बात आ रही है वही क्या है पोइट हमारा लिख रहा है। तो ये इस तरह की पोएम है और ये बहुत ही सिंसियर टाइप की पोएम होती है और बहुत ही कम एफर्ट्स इसके अंदर लगते हैं। इसका एक म्यूज़िक होता है, ये मेलोडियस होती है। इट मीन्स इट एक्सप्रेसेस सिंगल इमोशन इन अ स्विफ्ट फ्लीटिंग एंड पैशनेट वे। इसके अंदर पोएट एक सिंगल इमोशन को एक स्विफ्ट मीन्स बहुत ही तीव्र, फ्लीटिंग क्षणभंगुर और बहुत ही पैशनेट वे से
बहुत ही पैशन के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो ये एक इस तरह की पोएम होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो लिरिक है, दिस वन इज़ अ शॉर्ट पोइटिक सॉन्ग, ठीक है, जिसमें जो पोइट है वो एक्सप्रेस करता है अपने पर्सनल थॉट्स को और इमोशंस को बहुत ही पर्सनल और म्यूज़िकल वे से। तो उसे क्या कहेंगे हम, ये एक शॉर्ट पोएम होती है, तो उसे हम कहेंगे लिरिक। नेक्स्ट है एपिक। एपिक जो है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ये जो पोएम होती है ये किसी हीरो के हीरोइक एक्शन को बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में एक डिग्निफाइड थीम के साथ डिस्क्राइब करती है। इसकी जो सेटिंग होती है वो भी काफ़ी वास्ट होती है और काफ़ी लार्ज स्केल को कवर करती है। मीन्स नेशन, वर्ल्ड या यूनिवर्स को, लार्ज स्केल का मतलब क्या है, जोग्राफिकल जो एरिया है उसको भी काफ़ी बड़े जोग्राफिकल एरिया को ये कवर करती है। एपिक के अंदर क्या होती है कि सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर गॉड, एंजल्स या डेमन्स की बात की जाती है। जितने भी एक्शंस होते हैं उसमें कई बार एंजल्स का काम दिखाया जाता है, कई बार गॉड, इसके अंदर डिटीज़, देवी देवताओं का रोल होता है और डेमन्स का भी रोल होता है। अब हम बात करते हैं कि एपिक है क्या। एपिक का मतलब हुआ महाकाव्य। जिस तरह से अगर हम अपने इंडिया के अंदर सबसे जो बड़ा हमारा जो महाकाव्य है वो है रामायण, और वो लिखा है वाल्मीकि ने। तो अब इस पूरी पोएम को, एपिक किस तरह की पोएम होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि महाकाव्य का ही मतलब क्या हुआ कि कविता की फॉर्म में लिखा गया है और बहुत ही लंबी पोएम है। अब रामायण के अंदर भी जैसे हमने कहा कि एक हीरो का, तो हीरो कौन हुए, श्री रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी के हीरोइक एक्शन को बहुत ही अच्छे से ग्रैंड स्टाइल के अंदर एलॉबरेट किया गया है और बहुत ही बड़े एरिया को कवर किया गया है। मीन्स आपको पता ही है कि जब हम रामायण की बात करते हैं तो अयोध्या से लेकर कन्याकुमारी तक, तो इतना बड़ा जो नेशन, वर्ल्ड और यूनिवर्स की जो हम बात कर रहे थे कि इसकी जो सेटिंग होती है वो बहुत ही वास्ट होती है और काफ़ी बड़े एरिया को कवर किया जाता है। इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ किया जाता है, मतलब गॉड, एंजल्स और डेमन्स की बात, मतलब उसके अंदर राक्षस भी दिखाए जाते हैं, उसके अंदर एंजल्स भी और गॉड भी। तो इस तरह से ये क्या है, एपिक का मतलब होता है एक महाकाव्य। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाल्मीकि जी ने जो लिखा है रामायण, ठीक है। और इसका दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा एक बेस्ट एपिक जो है, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट, और ये लिखा है जॉन मिल्टन ने, ठीक है। तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एंड वाल्मीकि जी का रामायण, दीज टू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिक। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने लिटरेरी फॉर्म्स या आप इसको कह सकते हो पोइटिक फॉर्म्स, ये हमने कवर किए हैं। और इससे पहले हम अपने पोइटिक डिवाइसेस या दूसरा नाम उसका है फिगर ऑफ स्पीच, ये हम कवर कर चुके थे। आई होप आपको जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।